वतन की मोहब्बत में खुद को तपाए बैठे हैं, वतन की मोहब्बत में खुद को तपाए बैठे हैं, मरेंगे तो वतन के लिए शर्त मौत से लगाए बैठे हैं। जय हिंद बच्चों, स्वागत है आपका WDA के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। मैं मनीषा शर्मा आपके लिए लेकर आई हूँ आर्मी GD का सेट नंबर 1। जैसे कि आपको सर ने बताया था कि हमारे ऑनलाइन क्लासेस शुरू होने वाली हैं, उसमें मैं मैथ्स और रीजनिंग का पोर्शन मैं करवाऊंगी आपको आर्मी GD का। तो सबसे पहले बात करते हैं कि आर्मी GD का पेपर का पैटर्न कैसा रहता है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको बता देना चाहती हूँ कि आर्मी GD में 50 क्वेश्चंस आते हैं आपको, जैसे कि आप इधर देख रहे हो 50 क्वेश्चंस आते हैं। सबसे पहला पोर्शन जो होता है वो GK का होता है, जिसमें आपके 15 क्वेश्चंस रहते हैं GK के। और सेकंड नंबर पर आपको आती है साइंस, तो साइंस में भी 15 क्वेश्चंस रहते हैं। और थर्ड नंबर पे आता है मैथ्स, जिसमें आपके 15 क्वेश्चंस रहेंगे। और फिर फोर्थ नंबर पर आती है आपको रीजनिंग के आपके 5 क्वेश्चंस होते हैं। ठीक है, तो अब बात करते हैं कि मार्क्स कैसे होते हैं इसके। तो ईच क्वेश्चन आपका 2 मार्क्स का होता है। ठीक है, तो 15 क्वेश्चंस होंगे तो 30 मार्क्स की आपकी GK हो गई, 30 का साइंस और 30 का मैथ्स, और 10 मार्क्स की आपकी होगी रीजनिंग, क्योंकि उसमें 5 क्वेश्चंस आ रहे हैं। ठीक है, अब बात करते हैं नेगेटिव मार्किंग की। तो नेगेटिव मार्किंग कैसे होती है इसमें, तो हर एक क्वेश्चन जो आपने गलत कर दिया तो उसके आपके 0.5 मार्क्स कट जाएंगे। 2 तो कटेंगे ही कटेंगे, 0.5 और कट जाएंगे अगर आपने उसको अटेम्प्ट कर दिया और हुआ वो गलत, तो आपके 2.5 मार्क्स कट जाएंगे। ठीक है, अगर आप उसको छोड़ दोगे, अगर आपको श्योर नहीं है उसका आंसर, हम बच्चों को यही कहते हैं कि अगर श्योर नहीं हो आप, तो आप उस क्वेश्चन को छोड़ दीजिए बजाय कि उसको अटेम्प्ट करने के। ठीक है, तो फिर आपके 2 मार्क्स कटेंगे, नहीं तो आपके 2.5 मार्क्स कट जाएंगे। ठीक है, तो इस तरह से आपने इस क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करना है। ठीक है, ध्यान में रखते हुए इन सारी बातों को। ठीक है, तो चलिए फर्स्ट हम स्टार्ट करते हैं मैथ्स का क्वेश्चन पेपर। उसका फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है, तो आपको स्क्रीन में भी इधर दिख रहा है। फर्स्ट क्वेश्चन है, अ मैन सोल्ड हिज हॉर्स फॉर ₹1980 एंड गेन्ड 10% प्रॉफिट। द हॉर्स वॉज बॉट फॉर, नीचे ऑप्शंस हैं। ऑप्शन A है 1800, B है 1782, C है 2178 एंड D है नन ऑफ दीज। चलिए हिंदी में भी देख लेते हैं कि एक आदमी ने अपना घोड़ा 1980 रुपये में बेच दिया और उसको 10% का लाभ प्राप्त हुआ, तो उसने घोड़ा कितने का खरीदा था। इसमें हमें क्या पूछा है, मतलब कॉस्ट प्राइस पूछी है। कॉस्ट प्राइस पूछी है मीन्स हिंदी में इसको बोलते हैं क्रय मूल्य, कि उसने घोड़ा कितने का खरीदा था। तो CP का फॉर्मूला क्या रहता है, जब भी आपने CP फाइंड करनी है तो आपने याद रखना है कि 100 को ऊपर रखना है। ठीक है, 100 को ऊपर रखना है। ठीक है, फिर इसमें आपको गिवन है कि प्रॉफिट परसेंट, प्रॉफिट कितना हुआ उसको, प्रॉफिट हुआ उसको 10% का। जब भी आपको क्वेश्चन में प्रॉफिट दिखाई दे तो वो 100 में ऐड करके लिखना है अगर परसेंट में है। इसका मतलब 110। ठीक है, 100 + 10 मीन्स 110। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा आपका 110 नीचे इनटू SP कितनी है, सेलिंग प्राइस कितने का बेचा उसने, 1980 रुपीज़ का। ठीक है, तो याद रखना इसमें CP जब भी फाइंड करनी है तो 100 ऊपर, प्रॉफिट है गिवन है तो 100 में ऐड करके, अगर लॉस गिवन होता तो 100 में माइनस करके। ठीक है, वो नीचे लिखना है। अब कैंसिल कर देते हैं इसको, 11 × 1 = 11, 11 × 1 = 11। ठीक है, 11 × 8 = 88, 0, तो कितना आंसर आ गया, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे ऊपर, 1800 रुपीज़ इसकी क्या आ गई, कॉस्ट प्राइस। इसका मतलब उसने कितने का खरीदा था घोड़ा, 1800। ठीक है, आई होप कि आपको समझ आ गया होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो सिंप्लीफिकेशन में से है। सिंप्लीफाई द, नेक्स्ट क्वेश्चन है सिंप्लीफाई करना है हमने 171 डिवाइडेड बाय 19 × 9 इक्वल टू, देखते हैं। अब मैं सिंप्लीफिकेशन के जो क्वेश्चंस होते हैं इसमें मैं सबको बच्चों को यही बताती हूँ कि आपने बॉड मास लगाना है। ठीक है, तो बॉड मास के अकॉर्डिंग आपको पता होगा कि बॉड मास जब एक से ज़्यादा साइन आपको क्वेश्चन में दिखाई दे
तो उसमें हम मॉड मास का रूल अप्लाई करते हैं। ठीक है, सबसे पहले ब्रैकेट से भी वेन कूलम पहले सॉल्व होती है, यानी कि बार। ठीक है, ओ होता है ऑफ, मीन्स हिंदी में का लिखा होता है, फिर डिवाइड, फिर मल्टीप्लाई, ठीक है, फिर ऐड, फिर सब्ट्रैक्ट। ठीक है, अब इस रूल के अकॉर्डिंग सबसे पहले क्या सॉल्व होएगा, डिवाइड। ठीक है, तो इसमें डिवाइड करेंगे 171 को 19 से, तो 19 से डिवाइड करते हैं तो 9 आता है। ठीक है, 19 9 जा 171, ठीक है, इंटू 9। ठीक है, तो आंसर आएगा आपका 81। तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और एक बात और इसमें ध्यान रखनी है, जब भी आपको डिवाइड का साइन दिखाई दे तो आपने देखना है कि वाकई आगे नंबर जो है वो बड़ा है। ठीक है, क्योंकि इसका मतलब होता है कि 171 इज डिवाइडेड बाय 19, 171 जो है वो भाग है किससे, 19 से। ठीक है, अगर यही क्वेश्चन ऐसे आए तो कई बच्चे क्या करते हैं, यहाँ पे 9 लिख देंगे। नो, इसको आप हमेशा फ्रैक्शन में लिख लीजिए। अगर आगे छोटा पड़ा है तो इसका आंसर आएगा 1/9। ठीक है, जब भी डिवाइड दिखाई दे तो आपने ध्यान रखना है कि आगे बड़ा नंबर है या छोटा है। ठीक है, अगर छोटा दिखता है तो आप उसको फ्रैक्शन में लिख लीजिए। नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन है आपका, रिक्त स्थान भरें। ठीक है, ये सीरीज का है क्वेश्चन आपका, 240, 120, 60, 30। कई बार क्या होता है कि रीजनिंग का भी क्वेश्चन मैथ्स में कई बार आ जाता है, तो इसलिए इस पेपर में भी आया हुआ है। ठीक है, तो इसमें आपने देखना है कि क्या पैटर्न लगा हुआ है। ठीक है, अब फर्स्ट नंबर है 240, सेकंड नंबर है 120 एंड थर्ड इज 60, फोर्थ इज 30। तो इससे हमें थोड़ा सा पता चल रहा है कि ये इसका हाफ पड़ा है। 120 का हाफ है 60, 60 का हाफ है 30। ठीक है, तो किसी चीज़ का हम हाफ करते हैं तो क्या करते हैं, डिवाइडेड बाय 2 करते हैं, 2 से भाग कर देते हैं। ठीक है, तो 2 से हम इसको डिवाइड करेंगे तो अगला नंबर मिल रहा है हमें। ठीक है, इसी तरह इसको हम डिवाइड करेंगे तो नेक्स्ट नंबर मिल रहा है। 30 से 60 को 2 से डिवाइड करेंगे, 30 मिल रहा है। 2 से करेंगे तो हमें नेक्स्ट नंबर मिल जाएगा 50। तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका बी। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो चलिए करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड द लीस्ट नंबर विच मस्ट बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 404 टू मेक इट अ परफेक्ट स्क्वायर। ठीक है, परफेक्ट स्क्वायर मतलब पूर्ण वर्ग बनाने के लिए 404 में से क्या घटाएं कि वो एक पूर्ण वर्ग बन जाए, एक परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। परफेक्ट स्क्वायर आपको पता होना चाहिए कि वो क्या होता है। दो सेम नंबर्स को हम मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, जैसे 5 × 5 25, 25 किसका परफेक्ट स्क्वायर रूट है, 5 का। ठीक है, तो इसी तरह कहते हैं 404 में से हम क्या माइनस करें। ये क्वेश्चन आपको हमेशा ऑप्शन देख के ही करना है। ठीक है, ऑप्शन ए है आपका 4, जैसे कि दिखाई दे रहा है आपको 4, बी ऑप्शन है 5 और सी है 6 एंड डी है 7। तो हम सबसे पहले ए ऑप्शन उठाते हैं। इसके लिए भाई आपको ना 1 to 20 स्क्वायर पता होने चाहिए कि 1 से लेकर 20 तक सबके स्क्वायर्स आपको लर्न होने चाहिए, क्यूब्स लर्न होने चाहिए, घन और वर्ग। ठीक है, तो 404 में से मैं 4 माइनस करती हूँ तो मुझे कितना मिलता है, 400। ठीक है, तो 400 किसका, जिनको अब स्क्वायर याद है तो वो तो झट से पता लगा लेंगे कि ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। ठीक है, क्योंकि अगर मैं बी करती हूँ, बी ऑप्शन इज 5 माइनस करती हूँ तो मुझे कितना मिलेगा, 399, जो किसी का परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। ठीक है, ऐसे ही 6 करेंगे, 7 करेंगे तो कोई परफेक्ट स्क्वायर नहीं आएगा। सिर्फ यही 400 एक परफेक्ट स्क्वायर है। जैसे कि 20 × 20 करते हैं तो ये 20 का परफेक्ट स्क्वायर है। ठीक है, तो इसलिए 4 माइनस करने पर कई बार क्वेश्चन आता है, क्या ऐड करने पर, क्या इसमें माइनस था तो ऐड करने पर भी आ सकता है। ठीक है, 5th क्वेश्चन क्या है, एक्सप्रेस अ स्पीड ऑफ 18 km/h इन मीटर पर सेकेंड। क्या क्वेश्चन है, 18 km/घंटा
पर आवर की चाल को आपने मीटर पर सेकंड में चेंज करना है। ठीक है, किस में चेंज करना है? मीटर पर सेकंड में चेंज करना है। तो इसके लिए क्या होता है, आपने 5/18 से उस जो आपको चाल गिवन है, जो स्पीड गिवन है, उसको आपने मल्टीप्लाई कर देनी है 5/18 से। अब ये 5/18 कहाँ से आया? अब किलोमीटर से मीटर बनेंगे तो हम क्या करते हैं, 1000 से मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, आर से सेकंड तक जाना है, आर से, क्योंकि मिनट आता है उससे छोटा सेकंड आता है, तो हम क्या करते हैं, आर से सीधा सेकंड तक पहुंचना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, 3600 से डिवाइड करना पड़ता है। ठीक है, तो इसी तरह वो कहते हैं कि 5/18 के ज़्यादा हमेशा 5/18 ही आएगा, तो बड़ा नंबर लिखने की बजाय आप हमेशा 5/18 से मल्टीप्लाई कर दीजिए जब भी आपने किलोमीटर पर आवर और को चेंज करना है मीटर सेकंड में। तो ये कट कर कितना आ जाएगा, 5 मीटर सेकंड। जब हम मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये मीटर सेकंड में चेंज हो गया है। ठीक है, तो ये ऑप्शन हो जाएगा आपका सी। ठीक है, तो सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। ऐसे ही मैं आपको ये भी बता देती हूँ कि मीटर सेकंड को अगर आपने किलोमीटर पर आवर में चेंज करना है तो आपने 18/5 से मल्टीप्लाई कर देनी है। किसको? स्पीड को। कई बच्चे डिस्टेंस को कर देते हैं, नो, हमेशा याद रखना है स्पीड को करना है आपने मल्टीप्लाई। ठीक है, और ऑप्शन भी देखने होते हैं इसमें कि ऑप्शन किस में है, मीटर में आंसर है या सेकंड में है, उसी हिसाब से हम चेंज करते हैं। कई बार ज़रूरत भी नहीं पड़ती है। ठीक है, क्योंकि आंसर हमारा किलोमीटर पर आवर में ही होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 6th क्वेश्चन देखते हैं। हाउ मेनी नंबर्स, ये क्वेश्चन मैंने बड़ी बार देखा है भाई आपके जीडी में। ठीक है, हाउ मेनी नंबर बिटवीन 200 एंड 500 आर डिविजिबल बाय 13। 200 और 500 के बीच की संख्याएं, ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो 13 से विभाज्य हैं, 13 से जो पूरी डिविजिबल हैं। ठीक है, पूरी भाजित हो जाती हैं। भाजित होना मतलब शेष उनका 0 रहता है। ठीक है, तो ऐसी कितनी नंबर्स हैं? तो ये पॉसिबल नहीं है कि हम 200 से लेके 500 तक काउंटिंग लिखें, फिर उनको एक एक को हम डिवाइड करें, तो इतने में तो हो गया काम, फिर आपका पेपर ले जाएंगे। देखते रहना। तो इसको देखो कैसे करना है, इसको आपने ट्रिक से करना है। कैसे? 200 से 500 तक के बीच में ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो किससे विभाजित है? 13 से। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, 200 को 13 से डिवाइड कर दो, इधर 500 को कर दो 13 से। ठीक है, 13 1 जा 13, ठीक है, 70, 13 5 जा 65, तो रिमाइंडर आ गया आपका 5। ठीक है, ये एक ऑप्शन आ गया आपका। ठीक है, इधर से 13 3 जा 39, 13 8 जा 39 जा 117 बढ़ जाएगा। ठीक है, 13 8 जा 104। ठीक है, अब क्या करना है, अब आपने जो कोएफिशिएंट आपके आए हैं इनको माइनस कर देना है, बस इसको नहीं देखना, रिमाइंडर को नहीं देखना। जो कोएफिशिएंट आए हैं 38 बड़े नंबर में से छोटा नंबर माइनस कर देना है, तो आंसर आ गया आपका 23। तो आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा। हाँ जी, चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। एक लड़का 16 रुपए में 9 संतरे खरीदता है और उन्हें 11 संतरे 20 रुपए में बेचता है। वह प्रतिशत में क्या हासिल करना चाहता है? क्या हासिल मतलब यहाँ उसको प्रॉफिट हुआ या लॉस? अब आपको ये प्रॉफिट एंड लॉस वाले क्वेश्चंस में आपको ये तो पता है कि हाँ, अगर हमें एसपी या सीपी पता है, क्रय मूल्य विक्रय मूल्य पता है, तो हम तभी उसका अंदाजा लगा सकते हैं कि उस बंदे को प्रॉफिट हुआ या लॉस। अब इस क्वेश्चन को करने का तरीका क्या है, क्योंकि इसमें कुछ भी नहीं पता चल रहा कि एसपी क्या है, सीपी क्या है, तो इसको करने का तरीका क्या है, ऐसे क्वेश्चंस में आपने पहले लिखना है सीपी, फिर लिखना है एसपी, फिर इधर आपने लिखना है रुपीज़ और इधर लिखने हैं आर्टिकल्स जितने भी आपको दे रखे हैं, वस्तु। ठीक है, इधर रुपए। तो उसने खरीदे कितने के? 16 रुपए में 9 संतरे।
16 रुपये, रुपये के नीचे रुपये, ठीक है, 9। और कितने के बेचे? 11 संतरे 20 रुपये में, 20 रुपये में 11, क्वांटिटी इधर और रुपीज़ इधर, ठीक है। अब क्या करना है, अब आपने क्रॉस मल्टीप्लाई कर देनी है, जिसके रुपीज़ वही आपकी सीपी, मतलब सीपी कितनी आ जाएगी? 16 इंटू 11, 16 इंटू 11 आपकी कितना आ जाएगा? मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं, 176, ठीक है। तो 176 रुपीज़ के उसने खरीदे और बेचे कितने के? एसपी कितनी आ जाएगी? 20 इंटू 9 180, एसपी कितनी आ गई आपकी? 20 इंटू 9 180। अब इससे आपको पता चलेगा कि उसको प्रॉफिट हुआ या लॉस। अगर एसपी ग्रेटर है सीपी से, अगर विक्रय मूल्य ज़्यादा है क्रय मूल्य से, तो उसको क्या होता है? प्रॉफिट। एसपी ग्रेटर है सीपी से तो उसको क्या होता है? प्रॉफिट, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में प्रॉफिट ही हो रहा है, कितने का? तो माइनस करके देख लेते हैं, 4 रुपीज़ का, ठीक है। अब हमसे उसने क्या पूछा है? परसेंट में बताइए, इसका मतलब हमें प्रॉफिट परसेंट फाइंड करना पड़ेगा। अगर प्रॉफिट हुआ तो प्रॉफिट परसेंट ही निकलेगा ना। तो प्रॉफिट परसेंट का फॉर्मूला क्या होता है? प्रॉफिट लाभ अपॉन सीपी, मतलब क्रय मूल्य, इंटू 100, ठीक है। तो प्रॉफिट कितना है? 4 रुपये का, और क्रय मूल्य सीपी कितनी है? 176 इंटू 100, 4 इधर कर लेते हैं, 4 176 इंटू 100, ठीक है। ये हो जाएगा 4 पे कैंसिल, 4 1 जा 4, 4 4 जा 16, 4 4 जा 16, ठीक है। अब फिर 4 पे कट जाएगा, 4 25 जा 4 11 जा, तो 25 अपॉन 11। लेकिन ऑप्शन में आपका ये नहीं है, तो ऑप्शन में इन्होंने मिक्स नंबर में दिया हुआ है। तो मिक्स नंबर में कैसे बनाते हैं? डिवाइड करते हैं, ठीक है। 11 2 जा 22 3, ठीक है। ऐसे उल्टी चक्की चला दो, इसका बन जाएगा 2 3, रिमाइंडर हमेशा ऊपर रहता है, ठीक है, 11। तो ये आ गया आपका परसेंट में प्रॉफिट परसेंट। तो ऑप्शन हो जाएगा आपका ए, ऑप्शन नंबर ए। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 8 है परसेंटेज में से। इन एन एग्जामिनेशन अ कैंडिडेट मस्ट गेट 80% मार्क्स टू पास। आपके नहीं है भाई 80% मार्क्स आर्मी जीडी वाले, ठीक है। इफ कैंडिडेट गेट्स 210 मार्क्स एंड फेल्स बाय 50 मार्क्स, फाइंड द मैक्सिमम मार्क्स ऑफ द एग्जाम। क्या है कि एक विद्यार्थी है, उसको पास होने के लिए 80% मार्क्स चाहिए, ठीक है, 80% पास होने के लिए चाहिए। लेकिन उस विद्यार्थी के कितने अंक आते हैं? 210, 210 अंक उसके आते हैं। 50 अंकों से वो फेल हो जाता है, 50 अंकों से वो फेल हो जाता है। तो परीक्षा का पूर्ण अंक, मतलब वो जो मैक्सिमम मार्क्स हैं उस परीक्षा के, वो कितने हैं, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में क्या है कि आप पहले लिख लो, आपको गिवन क्या है? पासिंग परसेंट कितनी है? पासिंग परसेंट 80% पास होने के लिए चाहिए। लेकिन उस विद्यार्थी के कितने मार्क्स आए? ही गॉट मार्क्स 210 मार्क्स उसको मिले। कितने अंकों से फेल हो गया वो? फेल्ड बाय 50 मार्क्स, ठीक है। अब ये जो परसेंटेज हमें गिवन है वो पासिंग की है, ठीक है। अगर हमें पता चल जाए कि पास होने के लिए कितने मार्क्स चाहिए, तो हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो सकता है, ठीक है। तो 80% मार्क्स जो है पास होने के लिए चाहिए। 210 उसके आए हैं, इस क्वेश्चन से ही हमें हिंट मिल रहा है कि अगर उसको 50 और मिल जाते तो वो पास हो जाता, ठीक है। 210 में अगर 50 में ऐड कर दूं तो मुझे पता चल गया कि वो 260 अंक लेता तो वो पास हो जाता, ठीक है। तो 260 जो मार्क्स हैं वो कितने परसेंट के हैं? 80%। 80% के कितने मार्क्स हैं भाई? 260। तो 1% के लिए 260 अपॉन 80, ठीक है, इनटू, अब देखो ये 1% के लिए, अब जब भी आपको टोटल पूछा जाए भी, टोटल मार्क्स, टोटल कॉस्ट, किसी चीज़ का टोटल फाइंड करना है तो हमें 100% फाइंड करना पड़ता है, ठीक है। तो इसलिए हम इसका 100% फाइंड करेंगे, 260 अपॉन 80 इंटू 100, ठीक है। अब ये जो मार्क्स आएंगे
काट कूट के वो क्या आएंगे, टोटल मार्क्स, मतलब वो परीक्षा का पूर्ण अंक हमें पता चल जाएगा। 0 से 0 कैंसिल, 2 4 जा 2 5 जा, ठीक है। अब ये कट सकता है, 2 64 से काटेंगे, 6 4 जा 24, ठीक है, 4 5 जा 20, ठीक है। तो 65 को हम 50 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो जो परीक्षा थी वो कितने मार्क्स की थी, 325 मार्क्स की। तो हमें पता चल गए कि टोटल मार्क्स जो पूर्ण अंक था परीक्षा का वो कितना था, 325। आपको ध्यान रखना है इस चीज़ का, या तो आपको परसेंट गिवन होगी क्वेश्चन में या वो मार्क्स गिवन होंगे, ठीक है। यही होता है दो चीज़ें जीडी के पेपर में, या तो वो परसेंट गिवन होगी, ठीक है, उसके हिसाब से आपने उसके सामने उसी के मार्क्स रखने होते हैं, ठीक है। पासिंग मार्क्स तो पासिंग के सामने पासिंग वाले मार्क्स, फेल मार्क्स तो फेल के सामने फेल वाले नंबर, ठीक है। तो इस तरह 325 आपका हो जाएगा राइट आंसर, मीन्स आंसर हो जाएगा आपका बी, ऑप्शन इज बी, ठीक है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। अ सम ऑफ मनी अमाउंट्स टू ₹850 इन 3 ईयर्स। 3 सालों में कितने हो जाते हैं, 850, एंड 925 इज इन 4 ईयर्स, व्हाट इज द सम। सम पूछा है मतलब प्रिंसिपल पूछा है, ठीक है। ये क्वेश्चन है आपका एसआई में से, ठीक है। इसमें क्या गिवन है आपको, 3 सालों में कोई राशि कितनी हो जाती है, 850, ठीक है, और 4 सालों में वो हो जाती है 925। ये क्या है, हो जाती है मतलब ब्याज व्यूज लगकर हो जाती है, मीन्स अमाउंट है ये, अमाउंट A1 का नेम दे देते हैं इसको, ये है A2। अमाउंट मतलब हिंदी में मिश्र धन, ठीक है। मिश्र धन क्या होता है, जो हमने जमा कराई राशि और जितना हमें ब्याज मिला उसको ऐड करके, ठीक है, जितना जमा कराया उसमें ऐड करके 850 रुपीज़ हो गए हैं, और 4 सालों में वो हो गए हैं इतने। तो इस वाले क्वेश्चन में आपको T1 T2 और A1 A2 गिवन है, तो इसमें आपने सीधा ट्रिक से करना है, अगर x मान के करेंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला आप लिख लीजिएगा, इसमें राशि पता करनी है, मीन्स प्रिंसिपल फाइंड करना है, मूलधन फाइंड करना है। तो फॉर्मूला लिख लीजिए, A1 माइनस A2 माइनस A1 अपॉन T2 माइनस T1 इंटू T1। इस फॉर्मूले में पुट कर दीजिए वैल्यूज। A1 कितना है, 850 माइनस A2 925, 850 T2 मतलब 4 माइनस 3 इंटू T1 कितना है, 3। एक ही लाइन का क्वेश्चन है ये, देखने में आप घबरा जाओगे कि पता नहीं क्या पूछ लिया, ठीक है। 925 में से 850 माइनस करेंगे हम तो हमारे पास आ जाएगा 75 अपॉन 1 इंटू 3, ठीक है। अब बॉड मास के अकॉर्डिंग पहले मल्टीप्लाई सॉल्व होगी, 225, ठीक है, तो माइनस करेंगे 625, आ जाएगा इसका राइट आंसर। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका बी, ठीक है। 9 का ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। किया क्या है कि पी फाइंड किया है, बस फॉर्मूला आपने लर्न करना है, ठीक है। सारे क्वेश्चन मिक्स हैं भाई आपके पूरे सिलेबस में से, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डाले हुए हैं हमारे एक्सपर्ट्स ने, तो अगर आपने इनको सॉल्व कर लिया तो मैं गारंटी के साथ कह सकती हूँ कि आर्मी जीडी का पेपर इस बार पास। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 10th क्वेश्चन, जो कि है टाइम एंड वर्क में से। इफ 3 men और 4 women कैन रीप अ फील्ड इन 43 days, देन हाउ लॉन्ग विल 7 men and 5 women टेक टू रीप इट। अगर 3 आदमी और 4 औरतें किसी काम को 43 दिनों में करते हैं तो 7 आदमी और 5 औरतें उस काम को कितने दिन में करेंगे। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखो इसका मैं आपको शॉर्ट ट्रिक भी बता देती हूँ और इसका थोड़ा कंसेप्ट भी बता देती हूँ, ठीक है। 3 आदमी कितने दिनों में करते हैं, 43 डेज में, ठीक है। अब टाइम एंड वर्क में ना रिलेशन उल्टा होता है, जितने बंदे ज़्यादा लगाओगे टाइम उतना कम लगेगा, ठीक है, जितने कम बंदे होंगे टाइम उतना ज़्यादा लगेगा। अब 3 बंदे जो हैं वो मकान बनाने में 43 डेज लगा रहे हैं, अब एक बंदा ऑब्वियसली ज़्यादा टाइम लगाएगा, ठीक है। इसमें आपने डिवाइड नहीं करना, इसमें आपने मल्टीप्लाई करना है, टाइम ज़्यादा लगेगा उसमें, ठीक है। तो ये आ जाएगा
9, तो एक बंदे को कितना टाइम लगता है? 129 दिन। अब है 4 वीमेन, 4 औरतें जो हैं वो कितने दिन में? वो भी 43 डेज में कर सकती हैं। ठीक है, तो एक औरत कितने दिन में करेगी? 43 इंटू 4 कर देंगे तो ये आ जाएगा आपके पास 172 डेज, क्योंकि एक औरत को तो ज़्यादा ही टाइम लगेगा ना, एक बंदे को भी ज़्यादा टाइम लगेगा। ठीक है, तो इसका जो है ट्रिक से करना है वो भी मैं आपको बता दूंगी, पहले ये देख लीजिए। ठीक है, तो एक बंदा जो है वो करता है 129 डेज में, एक औरत जो है वो कितने दिन में? 172 डेज में। अब यहाँ पे एक एग्जांपल लेते हैं कि उनका काम क्या है? कुर्सियाँ बनाने का काम है। ठीक है, तो टोटल कुर्सियाँ कितनी बनानी है वो हमें इन दोनों के एलसीएम से पता चलता है। ठीक है, तो एलसीएम कितना आ जाएगा हमारे पास? इसका एलसीएम लेंगे तो आपके पास आ जाएगा 516। आप लेके देख लेना, 516 इसका एलसीएम आएगा। अब इनका 1 डे वर्क निकालते हैं, एक दिन का काम। 1 डे वर्क जो है कि एक दिन में एक बंदा कितनी कुर्सी बना सकता है? 4 बनाएगा। इसको डिवाइड कर देंगे इसके साथ, टोटल वर्क को 129 से डिवाइड करेंगे तो एक दिन का काम आ जाता है। ठीक है, 4 कुर्सियाँ। और जो एक औरत है वो इसको डिवाइड करेंगे तो आएगा 3 कुर्सियाँ। तो एक बंदा 4 कुर्सियाँ और एक औरत 3 कुर्सियाँ, तो एक दिन में कितनी कुर्सियाँ बन रही हैं? 7। ठीक है, 7 कुर्सियाँ एक दिन में बन रही हैं। फिर उन्होंने बोला है कि 7 आदमी और 5 औरतें, रुकिए भाई, 7 आदमी और 5 औरतें, तो ये एक बंदे का है, तो 7 बंदे कितनी कुर्सियाँ बनाएंगे? 28। ठीक है, और 5 औरतें कितने दिन में कितनी कुर्सियाँ बनाएंगी? 15। आगे क्वेश्चन में लिखा था कि 7 बंदे और 7 आदमी और 5 औरतें कितने दिन में कितनी कुर्सियाँ बनाएंगी, तो हम मल्टीप्लाई करेंगे ना, एक का काम 7 से, एक औरत का काम फिर 5 से मल्टीप्लाई करेंगे कि एक दिन में 28 कुर्सियाँ बन रही हैं और 15, तो टोटल कितनी होगी हैं? 43 चेयर्स एक दिन का काम आ गया उनका। ठीक है, तो बनानी कितनी है उन्होंने? 516 टोटल को ऊपर रखो और नीचे एक दिन के काम से डिवाइड कर दोगे तो वो आपके दिन आ जाएंगे। 12 दिन में बनेगी वही 516 कुर्सियाँ। ठीक है, अब इसका ट्रिक देखो, ऐसा क्वेश्चन आए जिसमें डेज सेम हो, ये ट्रिक उसी में कामयाब है जिसमें डेज आपको सेम हो, 3 औरतें और 4 आदमियों के डेज सेम हो, उसी में ट्रिक लगानी है। तो ट्रिक देखिए, क्या करना है आपने, जितने डेज दे रखे हैं 43 को रखो ऊपर। ठीक है, जो दूसरे नंबर पे आदमियों की संख्या गिवन है वो कितनी है? 7 आदमी। ठीक है, उसको रखो ऊपर। पहले कितनी गिवन थी? 3, 7/3। ठीक है, दूसरे वालों को ऊपर रखना है, प्लस फिर दूसरे वाली औरतें कितनी है? 5, और पहले 4 गिवन थी। ठीक है, तो अब इसको सॉल्व करते हैं। 43, ये आ जाएगा एलसीएम आपका 12, क्योंकि डिनोमिनेटर सेम नहीं है, इसकी जो एडिशन है वो ऐसे होती है एलसीएम लेके। ठीक है, 5 3 ज़ा 15, 7 4 ज़ा 28, तो ये हो गया 43/12। अब ये ऊपर चला जाएगा। ठीक है, इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा ऊपर जाके, तो आ गया 12 दिन। ये भी आप ट्रिक यूज़ कर सकते हो। ठीक है, पर ये है कि ट्रिक ये तभी यूज़ होगी अगर डे सेम है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका? 11th क्वेश्चन है आपका, ये मेंसुरेशन में से है भाई। इफ़ द लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगुलर फील्ड इज इंक्रीज्ड बाय 20% एंड द ब्रेड्थ इज रिड्यूस्ड बाय 20%, द एरिया ऑफ द रेक्टेंगल विल बी 192 मीटर स्क्वायर। व्हाट इज द एरिया ऑफ ओरिजिनल रेक्टेंगल, सॉरी। ठीक है, तो हिंदी में क्या है, अगर किसी आयत की लंबाई को 20% बढ़ा दिया जाए, 20% बढ़ा दिया जाए, इंक्रीज कर दिया जाए। ठीक है, 20% रिड्यूस कर दिया जाए, मीन्स कम कर दिया जाए, तो जो एरिया है वो 192 मीटर स्क्वायर हो जाता है। तो एरिया हो जाता है
ऐसा करने पर। तो फाइंड क्या करना है हमने, ओरिजिनल एरिया, मतलब पहले वाला एरिया क्या था उस रेक्टेंगल का। तो जब भी आपको परसेंट के साथ बढ़ा दिया जाए, कम कर दिया जाए, तो आपने बढ़ा दिया जाए लिखा है तो आपने 100 में ऐड करके लेना है इसको। 120 ऐड करेंगे, इधर कम लिखा है, डिक्रीज लिखा है, तो 100 में से माइनस करके, ठीक है। तो इसको करना कैसे है, अब जो न्यू है, जो न्यू लेंथ है वो कितनी होगी, 120/100 L, ठीक है। ओरिजिनल लेंथ हमारी L है, ठीक है, और ओरिजिनल ब्रेड्थ हमारी B है। लंबाई को हमने L मान लिया, चौड़ाई को B मान लिया। अब एरिया 80/100 हमारी क्या है, ब्रेड्थ, जो न्यू है, कम करके आई है। तो एरिया कहते हैं कितना हो जाता है, 192 मीटर स्क्वायर, ठीक है। अब इसको कैंसिल कर देंगे, 2 6 2 5 2 4 2 5, ठीक है। 6 4 24 है और 5 5 25, तो ये आ गया 192। अब एल बी, ठीक है, एल बी इधर ही रहेगा क्योंकि हमने यही तो फाइंड करना है। एल बी, एल इंटू बी मतलब एरिया ऑफ रेक्टेंगल, जो ओरिजिनल हमारा माना है हमने एल बी ही माना है, तो ओरिजिनल एरिया कितना हो जाएगा, एल इंटू बी। तो इसकी वैल्यू जब आएगी इधर जाके ये रेसिप्रोकल हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा, ठीक है। अब इसको हम कैंसिल करते हैं, 6 के टेबल पे कर दूँ, 6 4 6 3 18 6 2, ठीक है। अब 4 1 4 4 8 32, 25 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 200 मीटर स्क्वायर। ये आ गया आपका ओरिजिनल एरिया। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका सी, ऑप्शन नंबर सी इसका हो जाएगा राइट आंसर, ठीक है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 जो है आपका स्पीड टाइम डिस्टेंस में से है। हाउ लॉन्ग डज अ ट्रेन 110 मीटर लॉन्ग रनिंग एट द रेट ऑफ 36 किलोमीटर पर आवर टेक अक्रॉस अ ब्रिज 132 मीटर इन लेंथ। एक 110 मीटर लंबी रेलगाड़ी का 132 मीटर पुल को 36 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलकर कितने समय में पार कर लेगी, ठीक है। अब इस क्वेश्चन में आपको देखो दो लंबाइयाँ गिवन है, 2 लेंथ्स गिवन है। जब भी किसी क्वेश्चन में एक गाड़ी की चाल, एक दूसरी चीज़ की एक गाड़ी की लंबाई, एक दूसरी चीज़ की लंबाई गिवन हो, तो जो लंबाइयाँ होती हैं वो हमेशा ऐड होती हैं। तो लंबाइयों को हमेशा आपने ऐड करना है, तो वो आपके पास क्या आ जाता है, डिस्टेंस, मतलब दूरी। साइड में लिख लिया करो जो मैं बोलती हूँ कि लंबाइयाँ हमेशा ऐड होती हैं, लेंथ्स हमेशा जोड़ी जाती हैं। तो इसमें लेंथ आपको गिवन है किसकी, एक ट्रेन की गिवन है और एक पुल की। ट्रेन की कितनी है भाई, 110, और पुल की कितनी है, 132 मीटर, ठीक है। तो इनको हम ऐड कर लेंगे, ऐड करने पर आ जाएगा 242 मीटर। ये आपका दूरी आ गई, ठीक है। अब आपको और क्या गिवन है क्वेश्चन में, स्पीड गिवन है। स्पीड जो है, जो चाल है वो कितनी है, 36 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। अब जो आंसर है हमने फाइंड क्या करना है, टाइम। टाइम, स्पीड और डिस्टेंस वाले चैप्टर में आपने पहले कोई क्वेश्चन आता है तो आपने पहले ऑप्शंस देखने हैं कि ऑप्शन हमें किस में गिवन है। ऑप्शन जो है टाइम जो है हमें सेकंड में गिवन है, ठीक है, सेकंड में गिवन है, लेकिन हमें जो स्पीड है वो किलोमीटर पर आवर में गिवन है, ठीक है। तो इसको चेंज करना पड़ेगा क्योंकि सेकंड का जो रिलेशन है वो मीटर के साथ है, मीटर सेकंड किलोमीटर पर आवर, ठीक है। तो स्पीड को हमें चेंज करना पड़ेगा, इसको मीटर सेकंड में चेंज करना पड़ेगा, ठीक है। तो मैंने आपको बताया था, पहले भी एक क्वेश्चन आया था, मीटर सेकंड में चेंज करने के लिए हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 5/18 के साथ। अब ये क्या बन जाएगा, मीटर पर सेकंड, ठीक है। 18 2 36, 5 2 10 मीटर पर सेकंड। ऐसा मैंने क्यों किया, क्योंकि ऑप्शन में सेकंड में टाइम गिवन था, ठीक है। अब टाइम का फॉर्मूला हमें पता है क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, दूरी बटा चाल, ठीक है। तो दूरी कितनी है, 242, डिस्टेंस हमारा 242 है, और स्पीड कितनी है, 10, ठीक है। अब ये सेकंड हो गए
ऑप्शन में ये नहीं है, ऑप्शन में पॉइंट में है, तो नीचे 10 है तो पीछे से एक डिजिट छोड़ के हम पॉइंट लगा देंगे। तो ये हो गया आपका ऑप्शन नंबर ए। तो ऑप्शन नंबर ए हो गया इसका राइट आंसर। अब है 13th क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कहता है, ये भी टाइम एंड वर्क में से है। A can do a work in 25 days and B can do the same work in 20 days. They work together for 5 days and then A goes away. In how many days will B finish the work? ठीक है, A किसी काम को 25 दिन में कर सकता है, B उसी काम को 20 दिन में कर सकता है। 5 दिन साथ काम करने के बाद A उस काम को छोड़कर चले जाता है। ठीक है, 5 दिन तो उन्होंने इकट्ठे काम किया, फिर कौन छोड़ के चला गया, ए छोड़कर चला जाता है। शेष काम को बी कितने दिन में पूरा करेगा, बी को ही करना पड़ेगा, ए तो भाग गया। ठीक है, अब देखते हैं ए कितने दिन में करता है, 25 डेज में, बी उसी काम को 20 डेज में। फिर वही एग्जाम्पल लेते हैं हम, काम करना कौन सा है, सारे क्वेश्चन ना जो मैं एग्जाम्पल देती हूँ उसी से ही हो जाते हैं, उसी ट्रिक से ही हो जाएंगे आपके। ठीक है, तो काम करना कितना है वो हमें कहाँ से पता चलता है, एलसीएम से। 25 और 20 का आप एलसीएम लोगे तो 100 आएगा। ठीक है, इसका मतलब हमें पता चल गया कि उन्होंने 100 कुर्सियाँ बनानी हैं। ठीक है, अब फाइंड करते हैं एक दिन का काम। देखो हर बंदे की कैपेसिटी अलग अलग होती है, कोई जल्दी काम कर लेता है और कोई धीरे करता है। ठीक है, अब ए जो है वो एक दिन में 4 कुर्सियाँ बना पाता है। डिवाइड कर देना इसको, 100 को 25 से डिवाइड करेंगे तो 4 आएगा। ठीक है, 20 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 5। ठीक है, अब उन्होंने एक दिन में कितनी कुर्सियाँ बना दी, 9। क्वेश्चन में लिखा है कि 5 दिन वो इकट्ठे काम करते हैं, इसका मतलब 5 दिन तो उन्होंने इकट्ठे काम किया, तो कितनी कुर्सियाँ बना के 45 कुर्सियाँ बना ली थी जब ये चला गया, तो बची कितनी थी, टोटल काम यही है ना, टोटल कुर्सियाँ इतनी बनाई हैं उन्होंने, 45 उन्होंने बना ली, तो बची कितनी, 55। अब ये 55 कुर्सियाँ कौन बनाएगा भाई, अब ए तो चला गया, अब बी ही बनाएगा, उसी को बनानी पड़ेगी। अब बी एक दिन में कितनी कुर्सी बना पाता है, 5 कुर्सी, तो 55 जो है वो कितने डेज में बना लेगा, 11 डेज में। ठीक है, टोटल काम ऊपर, जिसका काम नीचे लिखा है, जिसका जो करेगा उसका नीचे लिखना है, अकेले का काम। ठीक है, अगर इकट्ठों का पूछा जाए तो हम इकट्ठों का नीचे रखते हैं, जिसका पूछा जाए वो नीचे। ठीक है, तो कितने दिन में बी बना लेगा, वही पूछा था कि बी कितने दिन में काम खत्म करेगा, तो 11 डेज इसका आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 में क्या है, प्रॉफिट एंड लॉस का क्वेश्चन है भाई ये। By selling goods for ₹153, a man loses 10%. For how much should he sell to gain 20%? एक आदमी को 153 में बेचने पर किसी चीज़ को 10% का लॉस होता है। ठीक है, 20% का प्रॉफिट वो चाहता है, तो वो उस वस्तु को कितने का बेचे, ये पूछा है। ठीक है, 153 का उसने बेच दिया और 10% का लॉस उसको हो गया। चाहता कितने का था, 20% का प्रॉफिट चाहता है, क्योंकि हर बंदा प्रॉफिट ही चाहेगा। ठीक है, मुझे नहीं लगता कोई बंदा लॉस चाहेगा अपने बिजनेस में। ठीक है, तो प्रॉफिट चाहता है, तो मैंने बोला था कि जब भी प्रॉफिट और लॉस वाले केस में साथ में परसेंट हो तो आपने प्लस करना है प्रॉफिट वाले में। ठीक है, 100 प्लस करके लेना है, यहीं पे लिख लेते हैं 120, और लॉस हो गया है उसको तो मतलब 90 का। ठीक है, अब चाहता है, इस क्वेश्चन का नाम ही हमने ये रखा हुआ है कि जो चाहता है वो ऊपर। इस वाले क्वेश्चन में क्या करेंगे, जो चाहता है वो ऊपर, मीन्स प्रॉफिट चाहता है वो ऊपर रखेंगे, और जो हो चुका लॉस उसको हो चुका है वो नीचे। अब जितने का उसने बेचा था वो मल्टीप्लाई। ठीक है, जो चाहता है वो ऊपर, जो हो चुका वो नीचे रखना है, इनटू जितने रुपीज़ का उसने बेचा। ठीक है, अब ये जरूरी नहीं है कि ये केस लॉस वाला ही हो, इसमें प्रॉफिट भी हो सकता है। ठीक है, क्योंकि 10% का प्रॉफिट हुआ, 20 का वो चाहता था, तो दोनों केसेस में हम प्लस करके लेंगे। ठीक है, अब इसको 0 से कैंसिल। ठीक है, 3 से कैंसिल कर दें, 3 4 जा 3 3 जा, काटना भी आना चाहिए आपको। ठीक है, एक ही टेबल पे काटना है और ऊपर नीचे काटना है। 3, अब देखो 153 3 से कैंसिल होता है, 3 5 जा 15, 3 1 जा 3।
ठीक है। 51 इंटू 4 करेंगे तो 204 रुपीज़ में वो बेचेगा, तभी उसको 20% का प्रॉफिट मिलेगा। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आपका राइट आंसर। क्लियर। 15th क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन है आपका सिंप्लीफिकेशन में से। देखो इसमें आपको ब्रैकेट भी है, प्लस का साइन है, माइनस है, मल्टीप्लाई है। तो इसमें मैंने बताया था कि एक से ज़्यादा साइन आपको किसी क्वेश्चन में दिखें तो आपने बॉड मास लगाना है उसमें, ठीक है। तो बॉड मास के अकॉर्डिंग इस क्वेश्चन में पहले ब्रैकेट सॉल्व होएगी, ठीक है। 2 इंटू 3 प्लस 1/3 माइनस 1/3। ब्रैकेट सॉल्व करने का मतलब जो भी ब्रैकेट के अंदर पड़ा है, चाहे वो प्लस है चाहे वो माइनस है, इसमें आपको दिख रहा है कि ये प्लस का 1/3 है, ये माइनस का 1/3 है, तो 0 हो जाएगा, कट जाएंगे, ठीक है। तो बचा क्या, मल्टीप्लाई, 2 3 6 प्लस 0, आंसर इज 6। वेरी इजी क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर, तो ऑप्शन नंबर बी इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम रीजनिंग का करेंगे, ठीक है। ये 15 क्वेश्चंस आपके हो गए हैं। अगर आप रोज मेरी वीडियो देखोगे ना तो मैं गारंटी के साथ कह सकती हूँ कि आपका जीडी का पेपर आप पूरा क्लियर करके आओगे, ठीक है। मैथ्स का पोर्शन आपका बहुत अच्छा रहेगा, पर बस पेशेंस बनाए रखना और मुझे देखते रहना, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं हम रीजनिंग का पोर्शन। बहुत ही इंटरेस्टिंग पोर्शन है ये, मुझे तो बहुत अच्छा लगता है, ठीक है। तो इसका जो लास्ट पोर्शन है जीडी, आर्मी जीडी के पेपर का, 46 से आते हैं इसके क्वेश्चन, ठीक है। 5 ही क्वेश्चन होते हैं, कोई ज़्यादा भी नहीं, और फ्री के नंबर हैं भाई आपके ये, ठीक है। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या है इसका, 46 क्वेश्चन होता है जैसे आपके पेपर में। तो विषम संख्याओं के समूह को चुने, चूज द नंबर ग्रुप विच इज डिफरेंट फ्रॉम द अदर्स, ठीक है। तो इसमें क्या है कि 4 ऑप्शन होंगे आपको, 3 ऑप्शन ऐसे होंगे जिनमें सेम पैटर्न लगा होगा, सेम लॉजिक होगा, और उनमें से एक ऐसा ऑप्शन होगा जिसमें लॉजिक जो होगा वो अलग होगा बाकी 3 में से, ठीक है। तो क्या है ऑप्शंस, तो 5, 25, 125 ए ऑप्शन है, बी है आपका 9, 81, 529 एंड सी ऑप्शन इज 7, 49, 343 एंड डी ऑप्शन इज 3, 9, 27, ठीक है। तो कौन सा ऑप्शन इसमें अलग है, विषम का मतलब कई बच्चे कहते हैं कि मैम विषम तो और नंबर्स को बोलते हैं, वो वाला विषम नहीं है ये, विषम मतलब अलग, अलग कौन सा है, ठीक है। 5, 25, 5 से 25 कैसे बनेगा भी, अगर हम 5 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। 25 5 जा 125, ठीक है। 9 9 जा 81। अब 81 के टेबल में 529 तो आता नहीं है, ठीक है, तो यहीं छोड़ दो अभी इसको। नेक्स्ट देखते हैं, 7 इंटू 7 49, 49 इंटू 7 343, 3 इंटू 3 इज 9, 9 इंटू 3 इज 27। देखो ये इसके मल्टीपल्स पड़े हैं 5 के, 5 का, ठीक है। तो बी ऑप्शन में थोड़ा अलग है, बी ऑप्शन में क्या हुआ कि 81 का मल्टीपल नहीं है ये, बाकियों में सेम पैटर्न लग रहा है, कोई 3 का है, कोई 7 का, कोई 5 का, तो इसमें अलग है। तो ऑप्शन आपका हो जाएगा बी, जिसमें वो पैटर्न बिल्कुल अलग है, ठीक है। 47 क्वेश्चन है, इसको तो ऑरली ही कर लेंगे हम। द वे मार्च इज रिलेटेड टू ईयर, समर इज रिलेटेड टू, जिस तरह मार्च साल से संबंधित है उसी तरह गर्मी, गर्मी किससे संबंधित है, ऑप्शन है हीट यानी कि ताप, सेकंड ऑप्शन है बी कोल्ड यानी कि ठंड, सी है स्प्रिंग यानी कि बसंत, डी है सीजन मौसम। तो ऑप्शन देख के क्लियर हो गया होगा, जैसे कि मार्च जो है वो साल का है एक मंथ, ठीक है, इसी तरह गर्मी जो है वो मौसम का पार्ट है, तो इसलिए ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर, सीजन, ठीक है। ताप थोड़ी हो सकता है, सीजन का ही पार्ट है गर्मी तो, ठीक है। 48 क्वेश्चन है आपका, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 48। अब आगे रिश्तेदार, ठीक है, रिश्तेदार होते हैं जैसे ब्लड रिलेशन, जिससे बच्चे बहुत डरते हैं कि ब्लड रिलेशन मैम हमें तो बहुत मुश्किल लगता है, लेकिन इस क्वेश्चन को देखने के बाद आपको सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे अगर आप ध्यान से सुनोगे तो, ठीक है। क्वेश्चन है, ए इज द ब्रदर ऑफ बी
and C is the mother of A, D is the father of C, E is the son of B, then what is the relation between D and A? कौन A कौन B, आप तो पजल हो जाओगे, है ना। लेकिन इसको देखो जरा, A B का भाई है, ठीक है। पहले सुन लो इसको करने का तरीका। जो बहन भाई होते हैं, कज़न सिस्टर होते हैं, उसको आपने, इस क्वेश्चन को हम डायग्राम से करेंगे, ठीक है। जो बहन भाई होते हैं वो हमेशा एक सेज में होते हैं, एक लाइन में, ठीक है। जो हमसे ऊपर होते हैं, हमसे बड़े होते हैं, उनको आपने ऊपर लेना है, जैसे माता पिता, ठीक है। जो हमारे दादा दादी हैं, हमसे बड़े हैं, वो ऊपर, ठीक है, ऐसे ऊपर बनाते चलना है। अब देखो इसी तरह जो हस्बैंड वाइफ हैं, हस्बैंड वाइफ भी एक सेज में आएंगे, लेकिन 2 एरो के साथ, ताकि हमें पता चल जाए कि ये हस्बैंड वाइफ है, ठीक है। तो ऐसे इसका डायग्राम होता है। चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं। पहले फर्स्ट लाइन क्या है, ए बी का भाई है। ए जो है वो बी का भाई है, एक सेज में आएगा, भाई है, ठीक है। तो मेल के साथ आपने एक बात और ध्यान में रखनी है, मेल के साथ आपने प्लस का साइन लेना है, ठीक है। और फीमेल के साथ आपने नेगेटिव, वो ज़्यादा नेगेटिव रहती हैं, लेकिन नहीं, आजकल नहीं है, ठीक है। नेगेटिव नहीं, आप मेल के साथ प्लस का साइन लेना है, ठीक है। तो ए बी का भाई है, इसके साथ मैं लगाऊंगी प्लस का साइन, ठीक है। सी ए की माँ है, अब माँ है, ऊपर का रिश्ता है, बड़ी है, तो यहाँ पे लिखूंगी मैं सी, और माँ है, फीमेल है, तो इसके साथ लगाएंगे आप नेगेटिव का साइन, ठीक है। डी सी का पिता है, अब डी जो है उससे ऊपर, क्योंकि इससे बड़े हैं, ठीक है। डी सी का पिता है, अब पिता है तो मेल है, तो पॉजिटिव साइन, ये पॉजिटिव प्लस इसलिए लगा रही हूँ मैं, प्लस माइनस, ताकि आपको आगे जाके कन्फ्यूजन ना हो कि कौन मेल था कौन फीमेल था, ठीक है। तो डी सी का पिता है, ई बी का पुत्र है, ई बी का, अब नीचे आएगा क्योंकि रिश्ता छोटा हो गया, ई बी का पुत्र है, ठीक है। डी का ए से क्या संबंध है, अब डी का ए से क्या संबंध है। अब देखो ये क्या हुआ, डी, इसका क्या लगा, ये इसकी माता है, माता के पिता को, आपको रिश्ते भी क्लियर होने चाहिए, माँ के पिता को क्या बोलते हैं, नाना, ठीक है। तो ए की माँ कौन है, सी, सी के पिता कौन है, डी, तो ए के जो डी है वो ए के क्या लगे, नाना ही लगे, ठीक है। अब ये भी आपने क्वेश्चन ध्यान से देखना है कि किसका रिश्ता पूछ रहे हैं, कहते हैं डी का ए से क्या संबंध है, नाना, ठीक है। अगर ए का पूछा जाता तो ए का आता आपका नाती बोलते हैं, ठीक है, तो फिर ए आपका वो नाती आंसर होता, लेकिन अब डी का पूछा है तो डी आपका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मैटरनल ग्रैंडफादर, ऑप्शन नंबर सी, मैटरनल ग्रैंडफादर बोलते हैं इंग्लिश में, ठीक है। 49वां क्वेश्चन है, 49वां क्वेश्चन है आपका सीरीज में से, ठीक है, सीरीज में से है, चलो लिख लेते हैं पहले। 94, 88, 82, 76, 70, 58, ये मिसिंग टर्म आपने फाइंड करनी है। अब इसको करने का तरीका क्या है, ये सीरीज आप देखो कम हो रही है, ज़्यादा भी नहीं कम हो रही, थोड़ी कम हो रही है, इसमें कुछ ना कुछ माइनस हो रहा है, ठीक है। तो माइनस हो रहा है, हम फर्स्ट टर्म में से सेकंड माइनस करके देखते हैं कि कितना कम हो रहा है, 6, ठीक है। तो 6 माइनस करेंगे, 6 तो हमें नेक्स्ट नंबर मिल रहा है, ठीक है, माइनस करते हैं तो हमें नेक्स्ट नंबर मिल रहा है। 88 में से -6 करेंगे तो हमें नेक्स्ट नंबर मिल रहा है। अब ये जो 2 हमने कर लिए, तो इसी से ही हमें थोड़ा सा हिंट मिल जाता है कि -6 ही माइनस हो रहा है सभी नंबर में से, ठीक है। तो -6 करेंगे इसमें से तो नेक्स्ट नंबर मिल रहा है, 82 में से 6 माइनस करेंगे तो 76 होता है भाई, -6 करेंगे 70, ठीक है। अब ऐसे ही 70 में से हम -6 कर देंगे तो हमें ये टर्म मिल जाएगी, ठीक है। तो वो कितनी होगी, 64, देखो तो ऑप्शन में है, ऑप्शन इज ए, तो आपका ए ऑप्शन 64 हो जाएगा राइट आंसर। फौजी बनना है तो मेहनत करनी पड़ेगी, ठीक है, आसान बात नहीं है। 50 क्वेश्चन देखो, कैंडल वैक्स, ठीक है, तो ऑयल का रिलेशन किससे बनेगा। अब आपने दिमाग पे थोड़ा जोर डालना है कि कैंडल में क्या होती है, वैक्स, अ कैंडल कंटेन्स वैक्स
एंड ऑप्शन क्या होगा, कहते हैं बल्ब होएगा या लैंप होएगा या रोशनदान या रोशनी। ठीक है, बल्ब, लैंप, स्काईलाइट या लाइट। तो कौन सी चीज़ है इनमें से जो ऑयल, जिसमें ऑयल रहता है? तो लैंप कंटेन्स ऑयल, तो लैंप में ही होता है भाई ऑयल। देखे होंगे आपने लैंप पुराने ज़माने में, ठीक है, तो उसमें तेल जो था, ऑयल जो था वो रहता था। तो इसी तरह इसका रिलेशन आपने बनाना है, जो गिवन है उसमें देखो क्या रिलेशन है, ठीक है, वही रिलेशन आपने ऑप्शन में से जो आपको पूछा गया है उसमें ढूंढना है। हाँ जी, ये हमने किया है रीजनिंग और मैथ्स का पोर्शन, ठीक है, आर्मी जीडी का जो मैथ्स और रीजनिंग का पोर्शन हमने कर लिया है। अब आप आगे जीके और जीएस करोगे, ठीक है। तो आई होप कि आपको मेरा ये करवाया हुआ समझ आया होगा। अगर आपको कोई डाउट है ना तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर करना, मैं देखती रहती हूँ कि कौन कमेंट करता है, ठीक है। ओके, थैंक यू। जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। मैम ने आपको जो पेपर का पैटर्न था ये तो आपको समझा ही दिया है, आपको समझ में आ गया होगा। आपने मैथमेटिक्स और रीजनिंग का सेक्शन कर लिया है। तो आइए देखते हैं आपका जो नेक्स्ट सेक्शन है वो साइंस का सेक्शन है, जिसको कि मैं आपको कराऊंगा। तो साइंस के सेक्शन का आपका जो पहला क्वेश्चन है वो क्या है, देखते हैं। पहला क्वेश्चन है आपका, लाल रक्त कोशिका का कब्रिस्तान किसको कहते हैं? ग्रेव यार्ड ऑफ आरबीसी, आरबीसी का फुल फॉर्म है रेड ब्लड सेल, किसको कहते हैं? आपके ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए है प्लीहा, ऑप्शन नंबर बी है जिगर, ऑप्शन नंबर सी है गुर्दा, ऑप्शन नंबर डी है थाइमस। गुर्दा मतलब किडनी, जिगर मतलब लीवर। तो आपका सही आंसर क्या है इसका? आपका सही आंसर है क्वेश्चन नंबर 1 का प्लीहा, जो कि ऑप्शन नंबर ए है। सही आंसर क्या है आपका? प्लीहा, ऑप्शन नंबर ए। देखते हैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन है, विच कंपाउंड इज यूज फॉर मेकिंग परफ्यूम एंड डाई? मतलब कि इत्र और डाई बनाने के लिए किस यौगिक का उपयोग किया जाता है? आपका जो ऑप्शन है वो है, ऑप्शन नंबर ए है इथाइल, ऑप्शन नंबर बी है इथाइल एसीटेट, ऑप्शन नंबर सी है एथेनोएट और ऑप्शन नंबर डी है एथानो। सही आंसर क्या है आपका? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी। जो क्वेश्चन नंबर 2 है साइंस का, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी क्या है आपका? इथाइल एसीटेट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नेम ए हाइड्रोकार्बन विच इज मेन कंपोनेंट ऑफ नेचुरल गैस। मतलब एक हाइड्रोकार्बन का नाम बताइए जो प्राकृतिक गैस का मुख्य घटक है। तो इसका ऑप्शन देखते हैं आपका। पहले ऑप्शन है आपका पहला मिथाइल, ऑप्शन बी है मीथेन, ऑप्शन सी है एथिल और ऑप्शन डी है मेथेनॉल। सही आंसर क्या है आपका? सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी मीथेन। क्वेश्चन नंबर 3 का सही आंसर क्या है आपका? ऑप्शन नंबर बी मीथेन। अच्छा, इसमें एक वर्ड है हाइड्रोकार्बन। तो हाइड्रोकार्बन किसको कहते हैं? हाइड्रोकार्बन उसको कहते हैं जिसमें हाइड्रोजन और कार्बन जुड़े हुए हों। जैसे एग्जाम्पल के लिए मैं आपको लिख रहा हूं यहाँ पे CH4, इसमें क्या है? कार्बन और हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है। आप जानते हैं इसका स्ट्रक्चर, एक कार्बन के साथ 4 हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं, हाइड्रोजन के 4 एटम है एक कार्बन एटम के साथ। ये CH4 का स्ट्रक्चर है। अच्छा, हाइड्रोकार्बन 3 तरीके के होते हैं। जनरली आपके एग्जाम में कई बार पूछा जाता है। तो कौन कौन सा होता है? तो पहला होता है आपका, पहला है हाइड्रोकार्बन एल्केन। पहला हाइड्रोकार्बन क्या है? एल्केन। जैसे आप लिखते हो मीथेन, इथेन, तो वो सारे क्या है? एल्केन है। मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, जो भी आप लिखते हो वो सारा एल्केन है। इसका फॉर्मूला क्या होगा? CnH2n+2। अभी क्या है, वीडियो में पूरे डिटेल में तो जा नहीं सकते, तो इसलिए जितना हो सक रहा है आपके लिए मैं लेके आ रहा हूं। अगर आपको ज़्यादा डिटेल में पढ़ना है तो जब हमारी ऑनलाइन लाइव क्लासेस चलेगी तो आप जुड़ सकते हैं, या आप हमारे ऑफलाइन क्लासेस में भी जुड़ सकते हैं। दूसरा जो एल्कीन होता है, एल्कीन है, एल्कीन के लिए क्या फॉर्मूला होता है? CnH2n। अच्छा, एल्कीन के लिए आप क्या पढ़ते हो? जैसे इथेन, मीथेन, जैसे इथेन था एन ही था तो इथीन EN ही रहेगा, प्रोपीन EN ही रहेगा, ब्यूटीन EN ही रहेगा। वैसे ही तीसरा जो टाइप है वो क्या है? एल्केन, एल्कीन, एल्काइन। लास्ट में क्या होता है? YNE। इसका फॉर्मूला क्या होता है? CnH2n-2। तो ये फॉर्मूला होता है इसका। उम्मीद करता हूं आपको थोड़ा बहुत तो इसमें समझ में आया होगा। चलिए देखते हैं आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्या है।
नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्णक का नाम बताएं जो पौधों में प्रकाश के अवशोषण के लिए जिम्मेदार है। नेम द पिगमेंट विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट इन प्लांट। ऑप्शन है आपके, ऑप्शन नंबर ए है क्लोरोफिल, ऑप्शन नंबर बी है स्टोमेटा, ऑप्शन नंबर सी है जाइलम और ऑप्शन नंबर डी है फ्लोएम। आप सबको इसका आंसर पता होगा क्योंकि ये तो बहुत आसान सा सवाल है, आप 4th 5th क्लास से ही इसको पढ़ते आ रहे हो। इसका सही आंसर है क्लोरोफिल, जो कि ऑप्शन नंबर ए दिया हुआ था। बाकी जो ऑप्शन है उसके बारे में एक बार थोड़ा नोट डाउन कर लीजिए। ऑप्शन नंबर बी दिया हुआ है स्टोमेटा क्या है, तो स्टोमेटा क्या है, पौधे की पत्तियों में जो होल्स होते हैं, जो छिद्र होता है, वो एटमॉस्फेयर से CO2 गैस को एब्जॉर्ब करता है और वापस O2 गैस को एटमॉस्फेयर में रिलीज करता है, तो ये काम करता है स्टोमेटा। जाइलम क्या काम करता है, तो पेड़ पौधों के हर पार्ट में जो पानी को या वाटर को पहुंचाया जाता है, ये काम कौन करता है, जाइलम काम करता है। और आपका ऑप्शन नंबर डी था फ्लोएम, तो फ्लोएम क्या काम करता है, जब पौधे भोजन बना लेते हैं तो पौधे के विभिन्न पार्ट में भोजन पहुंचाने का जो काम करता है वो फ्लोएम करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका 24 घंटे में, चलिए देखते हैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हर 24 घंटे में एक वयस्क मानव में यूरिन की मात्रा कितनी होती है, मूत्र की मात्रा कितनी होती है। हाउ मच ऑफ द वॉल्यूम ऑफ यूरिन इज प्रोड्यूस इन एन एडल्ट ह्यूमन एवरी 24 आवर्स। आपके ऑप्शन है, पहला ऑप्शन है 1 लीटर, दूसरा ऑप्शन है 1.5 लीटर, तीसरा ऑप्शन है 3 लीटर और चौथा ऑप्शन है 5 लीटर। सही आंसर क्या है आपका, सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी 1.5 लीटर। एक दिन में एक वयस्क मनुष्य का जो यूरिन होता है वो कितना होता है, 1.5 लीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मादा मच्छर का नाम दिया है एडीज एजिप्टी, उसके काटने से कौन सी बीमारी होती है, मतलब एडीज एजिप्टी के काटने से कौन सी बीमारी होती है। आपके ऑप्शन है डेंगू बुखार होता है, ऑप्शन बी है मलेरिया होता है, ऑप्शन सी है रेबीज होता है और या ऑप्शन डी है हैजा होता है, कलरा होता है। आपका सही आंसर क्या है, सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है और वो क्या है, डेंगू बुखार होता है। डेंगू बुखार किसके काटने से होता है, मच्छर एडीज एजिप्टी के काटने से। जो बाकी ऑप्शन है उसके बारे में एक बार नोट डाउन कर लीजिए। मलेरिया आप सबको पता है मादा एनोफिलीज मच्छर के काटने से होता है, रेबीज पागल कुत्ता सियार ये सब काट ले आपको तो होता है, और हैजा कलरा जीवाणु से होने वाली बीमारी है, जो विब्रियो कोलेरी नाम की जीवाणु है उसी से ये कलरा या हैजा की बीमारी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पाचन के बाद मतलब डाइजेशन के बाद कार्बोहाइड्रेट को किस रूप में परिवर्तित किया जाता है, मतलब कार्बोहाइड्रेट किस रूप में परिवर्तित हो जाता है। आफ्टर डाइजेशन कार्बोहाइड्रेट आर कन्वर्टेड इनटू, आपके ऑप्शन है शुगर में कन्वर्ट हो जाता है, ऑप्शन बी है वसा में कन्वर्ट हो जाता है, ऑप्शन सी है लिपिड में कन्वर्ट हो जाता है या ऑप्शन डी है एमिनो एसिड में कन्वर्ट हो जाता है। सबको पता है कार्बोहाइड्रेट अगर ब्रेक होता है तो किस चीज में कन्वर्ट होता है, ब्रेक होकर शुगर में कन्वर्ट होता है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर है इसका, क्वेश्चन नंबर 7 का ऑप्शन नंबर ए सही आंसर है, शुगर में कन्वर्ट होता है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सेल कंबाइन टू फॉर्म, सेल मतलब है कि कोशिकाएं, तो कोशिकाएं आपस में जुड़ करके आपस में गठबंधन करके क्या चीज का निर्माण करती हैं, क्या बनाती हैं। आपके ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए है टिश्यू बनाती हैं, ऑप्शन नंबर बी है ऑर्गन बनाती हैं, ऑप्शन नंबर सी है पूरी ह्यूमन बॉडी बनाती हैं, ऑप्शन नंबर डी है ऑर्गेनेला का निर्माण करती हैं। तो हमको पता है सेल क्या होता है, सबसे छोटा पार्ट है जो कि किसी भी सब्सटेंस के बनने में सहायक है, चाहे वो पेड़ पौधे हो, ह्यूमन हो, लिविंग थिंग हो, नॉन लिविंग थिंग हो। तो जो कोशिकाएं हैं वो आपस में जुड़ के क्या बनाती हैं, तो सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए टिश्यू का निर्माण करती है। ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर है, क्वेश्चन नंबर 8 का ऑप्शन नंबर ए टिश्यू का निर्माण करती है, मतलब सेल्स आपस में मिल करके क्या बनाती हैं, टिश्यूज बनाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है येलो फीवर इज कॉज्ड बाय, मतलब कि पीला बुखार किसके कारण होता है। आपका ऑप्शन है ए ऑप्शन है बैक्टीरिया की वजह से होता है, ऑप्शन बी है प्रोटोजोआ की वजह से होता है, ऑप्शन सी है वायरस की वजह से होता है या ऑप्शन डी है कि प्रोटीन की वजह से होता है। तो प्रोटीन की वजह से तो नहीं ही होता है। सही आंसर क्या है आपका,
सही आंसर है वायरस की वजह से होने वाली बीमारी है। वायरस की वजह से होने वाली बीमारी है, तो वायरस आपके ऑप्शन सी में दिया है, तो ऑप्शन सी है वायरस से होने वाली बीमारी है पीला बुखार या येलो फीवर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहां पर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, निम्न में से कौन सी गैस अक्रिय गैस या निष्क्रिय गैस नहीं है? ऑप्शन ध्यान से देखिएगा क्योंकि क्वेश्चन पूछा हुआ है कि कौन सी गैस निष्क्रिय नहीं है। ऑप्शन ए है आर्गन, ऑप्शन बी है हीलियम, ऑप्शन सी है ऑक्सीजन, ऑप्शन डी है नियोन। सही आंसर क्या है आपका? सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी। सही आंसर क्या है आपका इसका? सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी ऑक्सीजन। आपको पता ही है कि जो निष्क्रिय गैसें हैं वो कौन कौन सी गैसें हैं, तो पीरियोडिक टेबल में आप देखोगे कि जो सबसे लास्ट ग्रुप है, ग्रुप नंबर 18 का, वो जो टेबल है, वो जो कॉलम है, वो निष्क्रिय गैस का या नोबेल गैस का है। कौन कौन सी गैसें हैं उसमें? तो गैसें हैं उसमें हीलियम, नियोन, हीलियम, नियोन, आर्गन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनॉन और रेंडॉन। ये गैसें हैं आपके। कई बार आपसे ये सवाल भी पूछ देता है कि इसके आउटर सेल में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन हैं, तो सिर्फ हीलियम को छोड़ करके हीलियम के आउटर सेल में कितने इलेक्ट्रॉन हैं? सिर्फ 2। क्यों? इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा? इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है? 2। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सिर्फ हो जाएगा 1s2। आउटर सेल में कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 2। बाकी सारे के नियोन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनॉन, रेंडॉन, बाकी सारे का जो आउटर सेल है उसमें 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। पूरा सेल इलेक्ट्रॉन से जितना इलेक्ट्रॉन चाहिए उसको उतना भरा हुआ है, इसीलिए कोई रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करता है। अच्छा, एक क्वेश्चन इससे रिलेटेड और भी आपसे कई बार पूछा जाता है कि जो इलेक्ट्रिक बल्ब होता है वो बल्ब में कौन सी गैस भरी हुई होती है, तो उसका आंसर क्या होगा? आर्गन गैस भरी हुई होती है। क्यों? इनर्ट गैस है, निष्क्रिय गैस है, किसी से भी रिएक्शन नहीं करती है। ठीक है, उम्मीद करता हूं आपको ये समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि केचुए के शरीर का रंग किसके कारण होता है? केचुए के शरीर का रंग किसके कारण होता है? कलर ऑफ द बॉडी इन अर्थवर्म इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ, किसकी प्रेजेंस की वजह से होता है? आपका ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए है हीमोग्लोबिन की वजह से होता है, ऑप्शन नंबर बी है ब्लड की वजह से होता है, रक्त की वजह से, ऑप्शन नंबर सी है पोर्फिरिन की वजह से होता है, या ऑप्शन नंबर डी है हेमोकोनिम की वजह से होता है। तो किसकी वजह से होता है? सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर सी। इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी क्या है? पोर्फिरिन की वजह से होता है। जो केचुए का कलर होता है, केचुए के शरीर का रंग होता है, वो होता है पोर्फिरिन की वजह से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? शक्ति की माप क्या है? मेजर ऑफ पावर इज, मतलब आपको ना पावर की यूनिट पूछा है इसमें कि पावर का मात्रक क्या होगा। आपका ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए है हर्ट्ज, ऑप्शन नंबर बी है वॉट, ऑप्शन नंबर सी है न्यूटन, ऑप्शन नंबर डी है सेकंड। सही आंसर आपको पता ही है, सबको पता होना चाहिए। ये तो पावर की जो यूनिट है क्या होती है? वॉट होती है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? जो क्वेश्चन नंबर 12 बनेगा आपका, इसका सही आंसर होगा वॉट, जो कि बी ऑप्शन में दिया हुआ है। ऑप्शन नंबर बी है आपका वॉट, तो ये आपका सही आंसर है। अच्छा, बाकी जो ऑप्शन दिए हुए हैं उसके बारे में एक बार नोट डाउन कर लो अगर जिसको याद नहीं होगा। पहला ऑप्शन दिया है हर्ट्ज, तो हर्ट्ज किसकी यूनिट है? फ्रीक्वेंसी की यूनिट है, पता ही आपको। दूसरा वॉट हो ही गया। तीसरा है न्यूटन, न्यूटन किसकी यूनिट है? न्यूटन फोर्स की यूनिट है। अच्छा, कई बार आपसे एग्जाम में पूछता है कि वेट की यूनिट क्या होगी, तो वेट की भी यूनिट क्या होगी? न्यूटन। एक्चुअली में वेट क्या होता है? वेट फोर्स ही है। अर्थ किसी भी ऑब्जेक्ट को जिस फोर्स से अपनी ओर खींचती है, अट्रैक्ट करती है, उसी फोर्स को एक्चुअली में वेट कहते हैं। किसी भी ऑब्जेक्ट का वेट क्या होता है? अर्थ जिस फोर्स से किसी ऑब्जेक्ट को अपनी ओर अट्रैक्ट करती है, खींचती है, उसी को उस ऑब्जेक्ट का वेट कहते हैं। ऑप्शन नंबर डी है आपका सेकंड, तो सेकंड तो सबको पता है किसकी यूनिट है? टाइम की यूनिट है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि मानव रक्त का पीएच मान कितना होता है? व्हाट इज द पीएच ऑफ ह्यूमन ब्लड? ऑप्शन है आपके 4.1, ऑप्शन बी है 7.4, ऑप्शन सी है 8.4, या ऑप्शन डी है 3.5। सही आंसर क्या है आपका? ऑप्शन नंबर बी। सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी, जो कि दिया हुआ है 7.4। ऑप्शन नंबर बी दिया हुआ है आपका 7.4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? निम्न में से कौन सा तत्व उच्च इलेक्ट्रॉन निगेटिविटी को, उच्च इलेक्ट्रॉन ऋणात्मकता को दर्शाता है? विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट शो हाईएस्ट इलेक्ट्रॉन निगेटिविटी?
तो एक बात तो याद रखना, अगर ये याद नहीं है तो आप नोट डाउन कर लो, पूरे पीरियोडिक टेबल में सिर्फ ये हैलोजन ग्रुप में ही नहीं, पूरे पीरियोडिक टेबल में सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन नेगेटिव एलिमेंट फ्लोरीन होता है। सबसे पावरफुल है वो, किसी से भी इलेक्ट्रॉन आसानी से वो खींच सकता है, ले सकता है, सिर्फ इनर्ट गैस वाले को छोड़ के, क्योंकि इनर्ट गैस का जो आउटर शेल है क्या है, फुल फिल है, इलेक्ट्रॉन से भरा हुआ है, तो वो तो किसी के साथ रिएक्शन में पार्टिसिपेट ही नहीं करता है, ना वो इलेक्ट्रॉन किसी को देगा ना किसी से इलेक्ट्रॉन लेगा। तो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन नेगेटिव एलिमेंट कौन सा है, फ्लोरीन है पूरे पीरियोडिक टेबल का। आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए है क्लोरीन, ऑप्शन बी है फ्लोरीन, ऑप्शन सी है ब्रोमीन, ऑप्शन डी है आयोडीन। आपका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी फ्लोरीन। इसका सही आंसर क्या होगा आपका, ऑप्शन नंबर बी फ्लोरीन। अच्छा, ये जो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन है, इस पूरी सीरीज को क्या बोलते हो आप, इस सीरीज को बोलते हो हैलोजन सीरीज। जैसे आप लास्ट वाले कॉलम को इनर्ट गैस बोलते हो या नोबेल गैस बोलते हो, वैसे ही फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन की जो कॉलम है, जो सीरीज है, इसको क्या बोलते हैं, हैलोजन सीरीज बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन है, बर्फ पानी के ऊपर तैरती है, क्यों तैरती है, आइस फ्लोट ऑन वाटर बिकॉज ऑफ इट्स, आपके ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए है कि प्रेशर कम होता है इस वजह से तैरती है, ऑप्शन बी है विस्कोसिटी कम होती है इस वजह से तैरती है, ऑप्शन सी है लो टेम्परेचर, कम तापमान होता है इसलिए तैरती है, ऑप्शन डी है लो डेंसिटी है, कम घनत्व है इसलिए तैरती है। आप सबको पता है कि जो भी भारी चीज होगी वो क्या होगी, नीचे होगी, जो हल्की चीज होगी वो ऊपर की ओर रहेगी। एयर में भी ऐसा है, भारी हवा नीचे की ओर रहती है, ऊपर की जो हवा होती है वो हल्की होती है। इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब हुआ कि जो डेंस चीज है वो नीचे रहेगी, जो कम डेंस है वो ऊपर रहेगी। इसका मतलब है, इसके रिलेटेड किससे है ये, डेंसिटी से। तो आइस की डेंसिटी कम होती है वाटर से, इसीलिए वो पानी में तैरता है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। सही आंसर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर डी, कि लो डेंसिटी होती है इस वजह से बर्फ पानी के ऊपर तैरती है। बाकी जो ऑप्शन है आपका, ऑप्शन नंबर बी है विस्कोसिटी। तो एक्चुअली विस्कोसिटी क्या होती है भाई, तो किसी भी लिक्विड की या गैस की, अच्छा लिक्विड और गैस को मिला के फ्लूइड बोलते हैं, तो किसी भी फ्लूइड की वो प्रॉपर्टी है विस्कोसिटी जो उसके फ्लो को रजिस्ट करती है, मतलब उसको आगे बढ़ने से, बहने से रोकती है। ये क्या होती है, उसको क्या बोलते हैं, विस्कोसिटी। कई बार इसकी यूनिट भी पूछता है आपसे। अगला है ये प्रेशर क्या है, तो प्रेशर आपको पता है फोर्स पर यूनिट एरिया को प्रेशर कहते हैं। तो प्रेशर की वजह से तो बर्फ के तैरने का कोई सवाल ही नहीं था, तो इसका सही आंसर था कि लो डेंसिटी की वजह से। अच्छा, डेंसिटी क्या होता है, डेंसिटी का अगर फॉर्मूला पूछे तो मतलब यूनिट पूछ सकता है उसका, तो डेंसिटी होता है मास पर यूनिट वॉल्यूम, इसको क्या बोलते हैं, डेंसिटी। अगर इसकी यूनिट पूछेगा तो कैसे निकालोगे, मास की यूनिट हो जाएगी किलोग्राम। आप देख लो यहाँ पे मास पर यूनिट वॉल्यूम अगर आप लिखते हो डेंसिटी को, तो मास की यूनिट हो जाएगी किलोग्राम और वॉल्यूम की यूनिट क्या हो जाएगी, मीटर क्यूब। तो डेंसिटी की यूनिट क्या हो जाएगी, किलोग्राम पर मीटर क्यूब। इस तरह से आपका यहाँ पे ये साइंस का जो पोर्शन था ये कंप्लीट होता है। देखते हैं अब आपका जो नेक्स्ट पोर्शन है जीएस जीके का, उसके क्वेश्चंस देखते हैं। तो यहाँ पे आपका साइंस का जो पोर्शन था वो कंप्लीट हुआ। देखते हैं आपका जो नेक्स्ट सेक्शन है जीएस जीके का सेक्शन है, चलिए आपके उसका क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। उसका है पहला क्वेश्चन, आपका पहला क्वेश्चन है सूर्य मंदिर किस शासक द्वारा बनाया गया था, सन टेम्पल वाज बिल्ट बाय विच रूलर। आपका जो ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए है राजराजा देवेंद्र वर्मन, ऑप्शन बी है अनंग भीमदेव द्वितीय, ऑप्शन सी है नरसिंह प्रथम और ऑप्शन डी है भानुदेव चतुर्थ। सही आंसर क्या है आपका, नरसिंह प्रथम द्वारा सूर्य मंदिर का निर्माण करवाया गया था। आपका जो सही आंसर है क्वेश्चन नंबर 1 का वो है ऑप्शन नंबर सी, नरसिंह प्रथम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है, ऑन विच डेट वर्ल्ड हेल्थ डे इज सेलिब्रेटेड। आपके ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए है 5 जून को मनाया जाता है, ऑप्शन नंबर बी है 1 दिसंबर को मनाया जाता है, ऑप्शन नंबर सी है 22 मार्च को मनाया जाता है, या ऑप्शन नंबर डी है 7 अप्रैल को मनाया जाता है। ये तो एकदम क्लास तो ऐसे चल रही है जैसे केबीसी का शो चल रहा हो। ये आपके ऑप्शन कौन से हैं, ऑप्शन ए बी सी डी, बताइए किसको लॉक कर दिया जाए।
आपका जो ऑप्शन है इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी 7 अप्रैल को। क्वेश्चन नंबर 2 का जो सही आंसर है क्या है, 7 अप्रैल को मनाया जाता है विश्व स्वास्थ्य दिवस। तो बाकी ऑप्शन है उस दिन क्या मनाया जाता है, नोट डाउन कर लीजिए। 5 जून को मनाया जाता है जो ऑप्शन नंबर ए था विश्व पर्यावरण दिवस। 1 दिसंबर को मनाया जाता है जो ऑप्शन नंबर बी है विश्व एड्स दिवस। ऑप्शन नंबर सी है 22 मार्च, उस दिन मनाते हैं विश्व जल संरक्षण दिवस, वाटर सेविंग डे। और 7 अप्रैल को तो विश्व स्वास्थ्य दिवस, जो ऑप्शन नंबर डी था, ये सही आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके, महात्मा गांधी के अंतिम निजी सचिव कौन थे? हु वाज द लास्ट प्राइवेट सेक्रेटरी ऑफ महात्मा गांधी? ये रहे आपके ऑप्शन। ऑप्शन नंबर ए है वी कल्याणम, ऑप्शन नंबर बी है बिपिन चंद्र पॉल, ऑप्शन नंबर सी है भिकाजी कामा, या ऑप्शन नंबर डी है इनमें से कोई नहीं। सही आंसर क्या है आपका? सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए वी कल्याणम। क्वेश्चन नंबर 3 का जो सही आंसर है आपका वो क्या है, ऑप्शन नंबर ए वी कल्याणम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जो आपका क्वेश्चन नंबर 4 होगा। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है आपका? क्वेश्चन नंबर 4 है दिल्ली भारत की राजधानी कब बना था? दिल्ली भारत की राजधानी कब बना? व्हेन डिड दिल्ली बिकम्स द कैपिटल ऑफ इंडिया? आपके ऑप्शन है 1911 को, ऑप्शन बी है 1912, ऑप्शन सी है 1915, ऑप्शन डी है 1917। एक बात देख लो, कई बार एग्जाम में क्या होता है ना, आप जो याद करके जाओगे वो ऑप्शन में रहेगा ही नहीं। तो क्वेश्चन से रिलेटेड जो चीज ऑप्शन में दी हुई रहती है हम बेस्ट उसी को चूज करने की कोशिश करते हैं। जो ऑप्शन है उस ऑप्शन में से बेस्ट सुटेबल ऑप्शन कौन सा सही होगा उसको सही करना होता है। ये नहीं कि आप जो पढ़ के गए वो नहीं आया तो इसका मतलब क्वेश्चन ही गलत हो गया, ऐसा नहीं है। कई बार गलत भी आता है, लेकिन आजकल तो नॉन ऑफ दीज अगर रहता है तो गलत होने के चांसेज ही कम हो जाते हैं। आपका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए है 1911। ऑप्शन नंबर ए है 1911। एक्चुअली क्या था, पहले एक बात तो नोट कर लो कि दिल्ली से पहले जो राजधानी थी वो कहाँ पे थी, तो कोलकाता में राजधानी थी। 1911 में एक्चुअली में जॉर्ज पंचम ने घोषणा करी कि कोलकाता से राजधानी को कहाँ लेके जाया जाएगा, दिल्ली में। लेकिन राजधानी बनी तो उसका विविधित जो उद्घाटन हुआ वो 1931 को उद्घाटन हुआ। ठीक है, तो 1931 तो ऑप्शन में है नहीं, तो इसलिए इसका सही आंसर क्या है 1911। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका, भारत रत्न से सम्मानित होने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन थी? ऑप्शन ए है सरोजिनी नायडू, ऑप्शन बी है एनी बेसेंट, ऑप्शन सी है फ्लोरेंस नाइटिंगेल और ऑप्शन डी है इंदिरा गांधी। हर किसी को याद है देश की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन सी थी? इंदिरा गांधी। देश की पहली महिला जिन्हें कि नोबेल बोल रहा हूं, भारत रत्न पुरस्कार मिला था, कौन सी थी? इंदिरा गांधी। तो आपका सही आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर डी इंदिरा गांधी। ऑप्शन नंबर डी इंदिरा गांधी। बाकी सरोजिनी नायडू ऑप्शन ए दिया हुआ है, तो उनसे रिलेटेड आपसे क्या क्वेश्चन पूछ सकता है कि भारत की पहला महिला राज्यपाल कौन सी थी? तो कौन सी थी? सरोजिनी नायडू। एनी बेसेंट से रिलेटेड क्या क्वेश्चन पूछ सकता है कि पहली महिला इंडियन नेशनल कांग्रेस की अध्यक्ष कौन थी? तो वो एनी बेसेंट थी। ऑप्शन सी है आपका फ्लोरेंस नाइटिंगेल। कई बार आपसे ये क्वेश्चन पूछता है कि द लेडी विद द लैम्प किसके उपनाम है या किसको द लेडी विद द लैम्प के नाम से जाना जाता है? तो इसका सही आंसर होगा फ्लोरेंस नाइटिंगेल को। एक्चुअली में जो अभी फ्लोरेंस नाइटिंगेल का जन्मदिन है वो 12 मई को है और उसी दिन वर्ल्ड नर्सिंग डे मनाया जाता है इन्हीं के जन्मदिन पे। क्यों? नर्सिंग से रिलेटेड इनके काम की वजह से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बुलंद दरवाजा किस शासक द्वारा बनाया गया था? क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है ना, बुलंद दरवाजा कहां पे है अभी में, तो उसका आंसर क्या हो जाएगा? फतेहपुर सिकरी। आपका ऑप्शन देखते हैं किस शासक द्वारा बनाया गया था का ऑप्शन क्या है। ऑप्शन नंबर ए है अकबर द्वारा बनाया गया था, ऑप्शन नंबर बी है हुमायूं द्वारा बनाया गया था, ऑप्शन नंबर सी है बाबर द्वारा बनाया गया था, ऑप्शन नंबर डी है शाहजहां द्वारा बनाया गया था। तो किसके द्वारा बनाया गया था? सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए अकबर के द्वारा बनाया गया था। सही आंसर क्या है आपका इसका? ए अकबर के द्वारा बनाया गया था। कहां पे है? फतेहपुर सिकरी में अकबर के द्वारा बनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, किस शहर को भारत के हीरो का शहर कहा जाता है? अच्छा, हीरो मतलब वो बॉलीवुड वाला हीरो नहीं, डायमंड का सिटी किसको कहा जाता है?
विच सिटी इज नोन एज द डायमंड सिटी ऑफ इंडिया? आपके ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए है उदयपुर, ऑप्शन नंबर बी है कोची, ऑप्शन नंबर सी है लखनऊ, ऑप्शन नंबर डी है सूरत। सही आंसर क्या है आपका? ऑप्शन नंबर डी सूरत। सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर डी सूरत। सूरत को हीरो की नगरी या हीरो का शहर कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए था उदयपुर। उदयपुर को क्या बोलते हैं? झीलों का शहर बोलते हैं या व्हाइट सिटी भी बोलते हैं। कोची ऑप्शन था ऑप्शन नंबर बी, उसको अरब सागर की रानी बोलते हैं। कोची कहाँ पे है? केरल में। जो ऑप्शन नंबर सी है लखनऊ, लखनऊ को नवाबों का शहर कहते हैं और सूरत को हीरो का शहर कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस नदी को दक्षिण की गंगा कहा जाता है? विच रिवर इज कॉल्ड दक्षिण गंगा, साउथ गंगा? किसको कहते हैं? ऑप्शन नंबर ए है आपका गोदावरी को, ऑप्शन नंबर बी है कावेरी, ऑप्शन नंबर सी है नर्मदा, ऑप्शन नंबर डी है महानदी। आपका सही आंसर क्या है इसका? सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए। सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए, गोदावरी नदी को दक्षिण की गंगा कहा जाता है। गोदावरी नदी को दक्षिण की गंगा कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक, जिसको कि इंग्लिश में शॉर्ट फॉर्म में क्या बोलते हो? कैग। कई बार क्वेश्चन में यह भी लिख के आ जाता है कि कैग की नियुक्ति कौन करता है या कैग क्या है। भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की नियुक्ति कौन करता है? हु अपॉइंटेड कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया? कौन नियुक्त करता है? आपके ऑप्शन है प्राइम मिनिस्टर, प्रधानमंत्री, ऑप्शन बी है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, भारत के मुख्य न्यायाधीश, ऑप्शन सी प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति, या ऑप्शन सी राज्यपाल, गवर्नर। सही आंसर क्या है आपका? सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, राष्ट्रपति नियुक्त करते हैं। ऑप्शन नंबर सी है सही आंसर इसका। राष्ट्रपति के द्वारा कैग की नियुक्ति की जाती है। कैग का काम क्या होता है? नाम ही है इनका, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल। क्या काम करते हैं? सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जो भी फंडेड है, जो भी खर्च कर रहा है, सेंट्रल गवर्नमेंट के जो भी मिनिस्ट्री में जो भी खर्चे हो रहे हैं, उस पैसे का ऑडिट करना कि कहीं ऐसा तो नहीं कि आप किसी चीज का ज्यादा दाम दे रहे हो, या कोई चीज आप बेच रहे हो तो उसका कमी मूल्य लेके अपने दोस्त यार को बांट दिए, बेच दिए। तो एक्चुअली में उनका मूल्य देखना, कोई गलत तो नहीं कर रहा है, इसकी जांच करना कैग का काम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इंडिया डिवाइडेड पुस्तक के लेखक कौन है? हु वाज द ऑथर ऑफ बुक इंडिया डिवाइडेड? ऑप्शन है आपके, इंडिया डिवाइडेड पुस्तक के लेखक कौन है? आपके ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए है महात्मा गांधी, ऑप्शन नंबर बी है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन नंबर सी है गोविंद बल्लभ पंत, ऑप्शन नंबर डी है मौलाना अबुल कलाम आजाद। सही आंसर क्या है आपका? सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी। सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद इंडिया डिवाइडेड पुस्तक के लेखक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, राज्यसभा सदस्य कितनी समय अवधि के लिए चुने जाते हैं? राज्यसभा मेंबर इज इलेक्टेड फॉर ए टर्म ऑफ, कितने टर्म के लिए राज्यसभा के मेंबर चुने जाते हैं? पहला ऑप्शन है 5 वर्ष, दूसरा ऑप्शन है 6 वर्ष, तीसरा ऑप्शन है 3 वर्ष, चौथा ऑप्शन है 4 वर्ष। सही आंसर क्या है? राज्यसभा के सदस्य कितने साल के लिए चुने जाते हैं? 6 साल के लिए। लोकसभा के सदस्य कितने साल के लिए चुने जाते हैं? 5 साल के लिए। विधानसभा का अगर सदस्य पूछा जाएगा तो कितने साल के लिए चुने जाते हैं? वो भी 5 साल के लिए। तो इसका सही आंसर क्या होगा? सही आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर बी। राज्यसभा के सदस्य का कार्यकाल कितने साल होता है? 6 ईयर, 6 साल। कई बार ये भी आपसे पूछता है कि राज्यसभा का सदस्य निर्वाचित होने के लिए मिनिमम उम्र सीमा कितनी होनी चाहिए? तो 30 साल। लोकसभा के लिए कितनी होनी चाहिए? 25 साल, 25 ईयर। राष्ट्रपति के लिए या उपराष्ट्रपति के लिए मिनिमम उम्र की सीमा कितनी है? तो 35 ईयर, 35 साल। नोट डाउन कर लेंगे आप अगर याद नहीं होगा तो। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से किसे अक्सर दीन बंधु कहा जाता है? ऑप्शन देख के कई बार आपसे गलती हो जाती है। ऑप्शन ध्यान से देखिएगा, क्वेश्चन पूछा है दीन बंधु किसे कहते हैं? ऑप्शन नंबर ए है CF एंड्रयूज को, ऑप्शन नंबर बी है CR दास को, ऑप्शन नंबर सी है यतीन्द्र मोहन सेन गुप्ता को, या ऑप्शन नंबर डी है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। सही आंसर क्या है आपका? सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, CF एंड्रयूज को दीन बंधु कहा जाता है। जो क्वेश्चन नंबर 12 है इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, CF एंड्रयूज को कहा जाता है दीन बंधु। कई बार दीन बंधु चित्तरंजन दास को आप बोल देते हो, लेकिन एक्चुअली में वो क्या है? उनका उपनाम था देश बंधु। डिफरेंस बिटवीन दीन बंधु और देश बंधु। दीन का मतलब होता है जो गरीब लोग हैं, निचले तबके के लोग हैं, उनको बोलते हैं दीन,
और देश का मतलब तो पूरी कंट्री है। तो इनका गरीब तबकों के लिए काम करने की वजह से इनका नाम हो गया दीन बंधु। नाम था CF एंड्रयूज। CR दास को क्या बोलते हैं? देश बंधु। ऑप्शन सी था मोहन सेन गुप्ता साहब, उनको क्या उनका उपनाम क्या है? देश प्रिय। उनका उपनाम क्या है? देश प्रिय। ऑप्शन नंबर डी है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, उनका उपनाम क्या है? देश रत्न। देश रत्न डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय संसद का कौन सा सदन राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लेता है? तो राष्ट्रपति के चुनाव में कौन कौन लोग भाग लेते हैं? लोकसभा के, राज्यसभा के जो मेंबर हैं और जो विधानसभा के इलेक्टेड मेंबर है वो राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं। एक्चुअली उनकी कंस्टिट्यूएंसी का पूरा वोट जो राष्ट्रपति को दिया गया वो माना जाता है कि उनके वो रिप्रेजेंटेटिव हैं। ठीक है, आपका ऑप्शन ए है विधान परिषद के सदस्य भाग नहीं लेते, ऑप्शन बी है लोकसभा के सदस्य भाग नहीं लेते, ऑप्शन सी है विधानसभा के सदस्य भाग नहीं लेते, या ऑप्शन डी है राज्यसभा के सदस्य भाग नहीं लेते। तो लोकसभा, राज्यसभा और विधानसभा के सदस्य तो भाग लेते ही हैं। तो ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो जाएगा इसका। विधान परिषद के सदस्य भाग नहीं लेते हैं। विधान परिषद के सदस्य भाग नहीं लेते हैं। अच्छा, विधान परिषद हर राज्य में नहीं है। विधान परिषद क्या है? हर राज्य में नहीं है, कुछ गिने चुने राज्यों में ही विधान परिषद है। जैसे लोकसभा और राज्यसभा होती है, दो सदन है, तो वैसे ही स्टेट में विधानसभा और विधान परिषद दो है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका सत्यशोधक समाज के संस्थापक कौन थे? हु वाज द फाउंडर ऑफ सत्यशोधक समाज? आपके ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए है दयानंद सरस्वती, ऑप्शन नंबर बी है स्वामी विवेकानंद, ऑप्शन नंबर सी है ज्योतिबा फूले, ऑप्शन नंबर डी है राजा राम मोहन राय। सही आंसर क्या है आपका? सही आंसर है ज्योतिबा फूले, ऑप्शन नंबर सी। जो 14 नंबर क्वेश्चन है उसका सही आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर सी, ज्योतिबा फूले सत्यशोधक समाज के संस्थापक। बाकी जो ऑप्शन है दयानंद सरस्वती से रिलेटेड क्या पूछ सकता है? आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? तो दयानंद सरस्वती ने। स्वामी विवेकानंद से क्वेश्चन क्या पूछा जा सकता है? रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी, या वेदांत सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? स्वामी विवेकानंद। राजा राम मोहन राय से संबंधित क्या क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन थे? तो क्या आंसर होगा उसका? राजा राम मोहन राय। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? तारापुर परमाणु रिएक्टर किस राज्य में स्थित है? तारापुर परमाणु रिएक्टर किस राज्य में स्थित है? आपके ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए है गुजरात, ऑप्शन नंबर बी है कर्नाटक, ऑप्शन नंबर सी है महाराष्ट्र, ऑप्शन नंबर डी है हरियाणा। सही आंसर क्या है आपका? महाराष्ट्र, क्योंकि तारापुर क्या है? पालघर डिस्ट्रिक्ट है महाराष्ट्र में, उसी का एक औद्योगिक उसी का एक शहर है, उसी को क्या बोलते हैं? तारापुर। ठीक है ना? तो तारापुर परमाणु संयंत्र कहां पे है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, महाराष्ट्र। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, महाराष्ट्र। यहां पे आपका जीएस-जीके का जो पोर्शन था ये भी कंप्लीट होता है। ये आपका पूरा जो पहला पेपर था उसका ये सॉल्यूशन था। अगर आपको हमारा ये लेक्चर पसंद आता है तो आप इसको पूरे दोस्तों में फैलाइए, लाइक करिए, शेयर करिए। अगर आपको कोई भी डाउट रह जाता है तो डाउट आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। उसकी अलग से क्लास लगाने वाले हैं हम लोग, उसका अलग से लेक्चर वीडियो लेक्चर आपको अपलोड करेंगे। तो अगर आपको कोई डाउट होता है कमेंट सेक्शन में आप हमसे पूछिए। मिलते हैं, नेक्स्ट आपका पेपर होगा उसमें एक नए सॉल्यूशन के साथ, नए दिन। थैंक यू।